नमस्कार दोस्तों, शिक्षित आजमगढ़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम पॉलिटी का आज तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा दूसरा चैप्टर होगा नागरिकता। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटी को लेकर दो लेक्चर लिए हैं, जिसमें हमने एक चैप्टर को कंप्लीट किया है। वो चैप्टर है आपको राज्य और इसके संघ। आज ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है नागरिकता। ये लेक्चर आपको 40 से 45 मिनट के आसपास होगा और इसमें इंटायर नागरिकता कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, समझते हैं हम सबसे पहले कि आपको एग्ज़ाम हुआ था 11 अक्टूबर 2020 को पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, और उसमें आपको डायरेक्ट पूछा गया था कि नागरिकता का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है। आपको आर्टिकल 5 से 11 तक, तो ये बात याद रखिएगा। और कौन सा भाग है? भाग 2। अब आइए, जैसे कि मैंने आपको पहला पार्ट जो पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया कि आपको देश बनाने के लिए सबसे जो पहला एलिमेंट चाहिए, वो एलिमेंट आपको क्या है? एरिया। जब तक एरिया नहीं होगा तब तक आप देश नहीं बना पाएंगे। तो हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा कि भारत का क्षेत्र क्या है, ठीक है। उस हिसाब से हम आगे बढ़ना स्टार्ट किए। तो अब देखिए, देश बनाने के क्रम में हमको क्या चाहिए? हमको एक चाहिए क्षेत्र। तो हम लोग बहुत अच्छे से भाग 1 में इस क्षेत्र को देख चुके हैं। जब आप पहला वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमने ये सेगमेंट कंप्लीट कर लिया है कि देश बनाने के लिए हमको क्षेत्र चाहिए। तो इंडिया हम समझ लिए कि इंडिया है क्या, और इसको हमने अच्छे से देख लिया है। अब चलिए चलते आगे। दूसरा चैप्टर जो आपको बताता नागरिकता। तो नागरिकता मतलब क्या? किसी भी देश बनने के लिए आपको पहली बात क्षेत्र चाहिए, और क्षेत्र के बाद सेकंड चीज क्या चाहिए? आपको आबादी। हाँ, तो इंडिया का कहना ही क्या है? इंडिया में तो ओवर पॉपुलेशन है, दबा दबा कर बच्चे पैदा किए गए। अगर आपको पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आता है तो पता चलेगा कि इतने बच्चे पैदा हो गए कि हम नेपाल तक में, हमको लग रहा है कि नेपाल वाली जो जगह है उसको भी कवर करना पड़ेगा, है ना। नीचे आपको अरब सागर में उतरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आपको लेके आना पड़ेगा। तो हमारा जो चैप्टर है नागरिकता के संदर्भ में ही है। इसको हमने डन कर लिया पहले भाग में, अब इसको डन कर रहे हैं तीसरे लेक्चर में। तो किसी भी देश को बनने के लिए आपको क्षेत्र चाहिए और आबादी। अब आइए आबादी में भी देखते हैं। आबादी में आपको 3 प्रकार की आबादी होती है। जो पहली होती है वो आपको देशी होती है। यहाँ पे देख रहे होंगे आमिर खान भाई साहब, ये अपने देशी लोग हैं। इनको ही हम लोग क्या कहते हैं? नागरिक। जो अपने देश के होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? नागरिक। अगले कौन से होते हैं? अगले आपके विदेशी होते हैं, फॉरेनर होते हैं। और जो तीसरा कैटेगरी है, तीसरे कैटेगरी में आपको आ जाते हैं अन्य लोग। अन्य लोग में कौन कौन आते हैं? जैसे एक आपको आएंगे अवैध प्रवासी और शरणार्थी। तो आप लोगों ने समझ लिया कि एक किसी भी देश में जो आबादी होती है, वो आबादी आपको 3 क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ देश बनने की बात बता रहा हूँ कि देश कैसे बनता है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है आपको नागरिकता, ठीक है। तो अभी आगे नागरिकता समझेंगे। मतलब हमको ये वाला आमिर खान वाले भाई साहब वाले सेगमेंट को समझना है, देशी के बारे में, कि इनके बारे में नियम कायदा कानून क्या है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। विदेशियों के बारे में नहीं पढ़ना हमको, अन्य लोगों के बारे में नहीं पढ़ना है। बट यहाँ पे आपको देखिए, विदेशी कौन होते हैं? जिनको दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त हो। देश कौन सा हो? दूसरा, फॉर एग्जाम्पल USA। अन्य में देखेंगे शरणार्थी आपको आते हैं। शरणार्थी क्या होते हैं? जनरली ये किसी देश से भगा दिए जाते हैं। इनके पास नागरिकता हो भी सकती है या नहीं, तो ये भगा दिए जाते हैं। लेकिन ये किसी देश में, मान लीजिए इंडिया में एंट्री कर रहे हैं, तो इंडिया के बॉर्डर में एंट्री करने से पहले परमिशन ले रहे हैं तो आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको बोलेंगे शरणार्थी। मतलब दूसरे देश से भगा दिया गया है, लेकिन ये अनुमति लेकर आ रहे हैं, बाघा बॉर्डर से अनुमति लेकर आ रहे हैं, ये चीज है। तो ये परमिशन लेकर आते हैं, ये बात याद रखिएगा, परमिशन लेकर आते हैं। अब अवैध प्रवासी किसको कहते हैं? अवैध प्रवासी उनको बोलते हैं जो भैया परमिशन इन्होंने लिया ही नहीं है, ये बिना परमिशन के इंडिया में घुस गए। फॉर एग्जांपल रोहिंग्या वाला आपको इशू हुआ था। तो जो रोहिंग्या हुआ था 2014 में, बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम आपको बांग्लादेश के रास्ते से इंडिया घुस गए थे बिना ही अनुमति लिए। तो ये क्या हो गए? आपके अवैध प्रवासी। एक ही दिन के अंदर 40 से 45 हजार जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं आपको इंडिया में एंट्री कर गए, ठीक है। तो आपको अवैध प्रवासी की नागरिकता का कोई मतलब ही नहीं है, इनको नागरिकता मिल नहीं सकता, क्योंकि अगर ये अवैध प्रवासी आपके देश में आते हैं तो इंटरनेशनल कानून ये बोलता है कि इनको आप देश से बाहर कर सकते हैं। शरणार्थी को नागरिकता दे सकते हैं, बट टर्म कंडीशन है, विदेशी को भी दे सकते हैं, देशी को भी। अब चलिए देखते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने बताया कि जो नागरिकता का प्रावधान है यह आपको आर्टिकल 5 से 11 तक फैला हुआ है।
अब चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं अनुच्छेद 5 पे। अनुच्छेद 5 आपको क्या बोलता है? अनुच्छेद 5 आपको पहली बात तो ये स्पष्ट कर देता है कि इंडिया में जो भी लोग हैं, 5 के अंतर्गत बोला गया कि इंडिया में जो भी लोग हैं इनमें नागरिकता हम उनको ही देंगे जो 26 जनवरी 1950 तक इसके अंतर्गत जो नियम कंडीशन दिया गया, इस भाग के अंतर्गत दिया है, उसके अंतर्गत नागरिक हैं। तो इसका मतलब तो आर्टिकल 5 ने पहली बात क्लियर कर दिया कि नागरिक वही होंगे जो 26 जनवरी 1950 तक होंगे। तो हमारी जो बर्थ है वो भाई साहब 26 जनवरी 1950 के बाद की है। ठीक है, हम लोग बहुत इसके बाद पैदा हुए। तो आप देखेंगे तो हम लोग इंडिया के डायरेक्ट नागरिक नहीं है, अप्रत्यक्ष तौर पे नागरिक है, क्योंकि आपको जो मेन नागरिकता का प्रावधान है ये तो आर्टिकल 5 स्पष्ट करता है कि नागरिकता सिर्फ उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो 26 जनवरी 1950 तक इंडिया में क्या हुए हैं, पैदा हुए हों। ये तो पहली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ये एग्जाम में पूछता नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब चलिए 5 में क्या दिया गया है? 5 में आपको यह दिया गया है कि जिन भी व्यक्तियों को नागरिकता चाहिए, तो पहली कंडीशन तो ये है कि भारत के क्या हो, वो निवासी हो। निवासी हो, उसके बाद आगामी 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मान लेते हैं। किसी को नागरिकता चाहिए तो भारत का निवासी होना चाहिए, प्लस आगामी 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मानते हैं तो वो भारत के नागरिक होंगे। चलिए कंडीशन को समझते हैं। पहला क्या? भारत का निवासी हो। निवासी होने के संग संग भारत में या तो वो पैदा हुआ हो जिसको नागरिकता चाहिए, या उसके माता पिता पैदा हुए हो, या वो व्यक्ति 5 वर्ष इंडिया में रहा हो। ठीक है, तो 5 वर्ष इंडिया में रहा हो। कौन से डेट से? आपको बोल रहा है 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले। 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले क्या होता है? 26 जनवरी 1945 से। यदि कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1945 से 5 साल इंडिया में रहा हो, ये न्यूनतम आपको बता रहा है सीमा कि 5 साल न्यूनतम रह रहा है, तो उसको क्या होगा? नागरिकता मिल जाएगा। या उसके माता पिता पैदा हुए हैं इंडिया में, या तो वो पैदा हुआ हो। ठीक है, अब उसके पैदा होने के संदर्भ में एक बात याद रखिएगा कि यदि वो व्यक्ति पैदा हुआ हो तो उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी नागरिकता मुद्दे का विषय नहीं होगा। ठीक है, बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं कि आर्टिकल 5 के अंतर्गत किसी को नागरिकता चाहिए तो इंडिया के अंदर निवास करता हो, निवास करने के अंतर्गत आगामी 3 कंडीशन में से कोई एक, इसीलिए यहां पे क्या लगा या, तो कोई एक में क्या, या तो पैदा हुआ हो, या उसके पेरेंट्स पैदा हुए हो, या 5 साल भारत में रहा हो। तो ये तो बात क्लियर होगा कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, तीसरा वाला पेरेंट्स बॉन्ड। ठीक है, ये भी बात समझ में आती है, जिसको नागरिकता चाहिए भारत में यदि पैदा हो उसके माता पिता, उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इस वाले कंडीशन में कि यदि कोई बच्चा पैदा होता है इंडिया में 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में पैदा होता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। उसके माता पिता की जो नागरिकता है वो मुद्दे का विषय नहीं होगा। इसका मतलब विश्व से कहीं भी किसी भी देश के लोग आ रहे हैं 26 जनवरी 1950 से पहले इंडिया में बच्चे को पैदा कर रहे हैं। कोई पाकिस्तानी आ रहा है, लड़का पाकिस्तानी हो, लड़की अफगानिस्तानी हो, इंडिया में आ रहे हो, 1948 में आके 26 जनवरी 1950 को भी बच्चे पैदा कर दे रहे हैं, तब भी निवास के डेफिनेशन में आ जाएगा। क्योंकि निवास मतलब यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया कि स्थायी या अस्थायी। यदि 2-3 घंटे के लिए आप हॉस्पिटल को भी हायर करते हैं तो आप निवास के कैटेगरी में आ जाते हैं। निवास 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्थायी, दूसरा होता है अस्थायी। स्थायी उसको बोलते हैं जहां पे आपने परमानेंट इरादा बना लिया है रुकने के लिए। अस्थायी उसको बोलते हैं जैसे आप घूमने फिरने के लिए गए तो कहीं पे होटल ले लिए, या पढ़ने लिखने के लिए गए तो कहीं किराए के मकान पे रह रहे हैं। तो किराए के मकान पे रहना मतलब कि आप परमानेंट वहां पे रहने वाले नहीं हैं, तो कभी ना कभी आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको बोल रहा है कि जो निवास है 5 वर्ष इंडिया में परमानेंट रहा है तो तब निवास के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। पेरेंट्स पैदा हुए हैं, जिसको नागरिकता चाहिए उसके माता पिता इंडिया में पैदा हुए तो नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो बंदा इंडिया में पैदा हुआ हो उसके लिए एक कंडीशन आपको दे रखा बहुत अच्छा कि माता पिता किसी भी देश के हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पूरे विश्व से कोई भी आकर आपको बच्चा पैदा करे भारत की नागरिकता ले सकता है। ये इंडिया का आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन का आपको आर्टिकल 5 ये बोलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वही बताया कि पैदा होने की स्थिति में माता पिता कि नागरिकता मुद्दे का विषय नहीं होगा। अब जैसे ये मान लीजिए भाई साहब ये यहाँ हैं युगांडा के राजकुमार, राजकुमार ऑफ युगांडा, ठीक है, राजकुमार, युगांडा राजकुमार, और रवांडा की आई है राजकुमारी, राजकुमारी। अब ये दोनों इंडिया घूमने आए। अब मान के चलते इंडिया घूमने आए, इनको पता चला कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, और ये आपको आए 18 अगस्त
1947 को, और इन दोनों को प्यार हो गया। लड़की आती है आपको रवांडा से और लड़का आता है युगांडा से। इन दोनों को प्यार हो जाता है और इनका बच्चा पैदा होता है पांडा। इनका बच्चा पैदा होता है पांडा। और ये पांडा कब पैदा होता है, आपको मैं लेके चलता हूँ एग्जाम्पल की। ये पैदा होता है 20 जनवरी 1950 को। अभी भी 26 जनवरी होने में 5 दिन बाकी हैं, तो 6 दिन बाकी हैं। तो 6 दिन ये इंडिया में रहा। देखेंगे तो माता कहीं और की है, पिता कहीं और के हैं, तब भी इनको क्या होगा, नागरिकता मिल जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 5 क्लियर बोलता है कि बच्चे के पैदा होने की स्थिति में माता पिता की नागरिकता मुद्दे का विषय नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 5 मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं आर्टिकल 6 पे। आर्टिकल 6 देखिए बहुत ही सिंपल है। आर्टिकल 6 और 7 क्या है, आर्टिकल 6 में वह उन लोगों को नागरिकता दी गई है जो पाकिस्तान से किधर आए हैं, इंडिया। ठीक है, तो जो भी लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान अनुच्छेद 6 के अंतर्गत है, आर्टिकल 6 के अंतर्गत है। ये बात याद रखिएगा। इसमें इस आर्टिकल में दिया क्या गया है कि इसमें आपको एक डेट याद रखना है। देखिए एक तरफा एरो है, ये देखिए मैप, चूंकि इंडियन वालों को यही मैप पसंद होता है ना, कि पाकिस्तान के जो नक्शे हैं वो एक डॉगी की तरह दिखता है, तो हमने भी ले लिया इसको। यहां पर देखिए अगर पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति इंडिया की तरफ आते तो उनको नागरिकता का प्रावधान किसके अंतर्गत है, 6 के अंतर्गत। इसमें एक डेट याद रखिएगा, ये डेट आपको है 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948। यदि कोई बंदा इस डेट पे, कोई भी व्यक्ति इस डेट पे आता है इंडिया में तो वो भारत का नागरिक होगा, और कोई व्यक्ति इस डेट के पहले आता है तो भी वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि कोई व्यक्ति इस डेट के बाद आता है तो उसको इंडिया में आके क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वो इंडिया में 6 महीने रहा था। कौन से डेट से, जब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा है नागरिकता के लिए, जब वो फॉर्म को फिलअप कर रहा है कि साहब हम नागरिकता लेना चाहते हैं, तो पूछेगा उससे अधिकारी कि बेटा कब आए थे, तो हम साहब आए थे 19 जुलाई की जगह कब आए थे, 20 जुलाई 1948। तो कोई दिक्कत नहीं, आज फॉर्म दियो तो मिनिमम तुमको 6 महीने रहना पड़ेगा। तो यदि आप 6 महीने इंडिया में रहते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी अंडर आर्टिकल आपको 6 के अंतर्गत। याद रखिएगा 6 में उन लोगों को बताया गया है जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं। अब चलते हैं 7 में। अब 7 में थोड़ा सा उल्टा केस है, हल्का सा। यहां पे बहुत से बंदे जो आपको पाकिस्तानी प्रेमी थे वो डिसाइड किए कि हम कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे। और पाकिस्तान गए तो इनको लगा कि भाई हमारे चाचा जी रहते हैं, हमको रखेंगे, है ना, तो यहाँ पे ये बड़े मजे से रहेंगे। अब जब ये वहां पर गए तो चाचा जी ने दमखम लगा के पटक के मारा और ये वापस भाग के आ रहे हैं। मतलब गए तो थे ये पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तानियों को इनका आना राश नहीं आया। तो आर्टिकल जो अनुच्छेद 7 है, 7 है, आपको ये बोलता है कि वो व्यक्ति जो आपको इंडिया से कहां गए थे, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान गए थे लेकिन पाकिस्तान से फिर इंडिया वापस आ गए। इनको समझ में आएगा कि इनका डेवलपमेंट ये कुत्ते जैसे नक्शे वाले देश के संग नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिया आ गए। इसमें भी आपको क्या याद रखना है, आपको एक डेट, उस डेट का नाम है 1 मार्च 1947। जो भी व्यक्ति इस डेट के बाद आता है उसको 6 महीने इंडिया में रह के रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब वो नागरिक होगा। जो भी व्यक्ति इस डेट पे आता है या इस डेट के पहले आता है वो ऑलरेडी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आर्टिकल 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 8 देखिए बहुत ज्यादा आपको नहीं इसमें समझना है। ये आर्टिकल भारतीय मूल वंश के लोगों के से संबंधित है। अब भारतीय मूल वंश क्या हो गया, जैसे आप लोग देखते हैं सुंदर पिचोई, ये आपको जाके अमेरिका रहने लगे, बहुत सारी इसमें फेमस पर्सनालिटियां देख सकते हैं। तो ये भारतीय मूल वंश के लोग हैं, लेकिन ये तो वर्तमान के हैं। मैं बात कर रहा हूं 26 जनवरी 1950 के पहले। तो ऐसे लोग जो 200-250 साल पहले या उसके पहले, जब भी 26 जनवरी 1950 से पहले जब भी विदेश चले गए थे और विदेश जाने के बाद उनका खानदान, पानदान, थूकदान विदेशों में रहना स्टार्ट कर दिया था, तो उन्हीं को बोलते हैं भारतीय मूल वंश। कि भारत के लोग थे लेकिन उनके खानदान कहाँ चले गए, विदेशों में चले गए, तो वो कैसे नागरिकता लेंगे ये आपको 8 में दिया गया है। 8 से कुछ भी नहीं आएगा, बस इतना पूछेगा नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर है मूल वंश के लोगों के लिए, तो आपको आर्टिकल 8 में। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 9 में क्या है, देखिए ब्रेकअप वाला सीन है 9 में। यहां पे सिंपल से ये बोलता है कि जो भी बंदा इंडिया की नागरिकता छोड़ेगा, त्याग देगा, कोई भी भारतीय जो है, भारतीय यदि
आप स्वेच्छा से इंडिया की नागरिकता को त्याग देगा तो इंडिया भी उसको त्याग देगा। सिंपल शब्दों में बोल रहा है, ये स्टेटमेंट भी क्लियर लिखा है कि अगर तुमने भारत से ब्रेकअप किया तो भारत भी तुमसे ब्रेकअप कर लेगा, है ना। म्यूचुअल कंसेंट पे ये रिश्ता चलता है। तो आप भारत से दिल लगी करेंगे तो दिल लगाएगा, तोड़ेंगे तो आपको तोड़ देगा, ठीक है। तो 9 जो है आर्टिकल ये ब्रेकअप की बात करता है कि यदि किसी भारतीय ने क्या किया, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग दिया तो भारत भी बोलेगा बेटा जाओ यहां से, ठीक है, यहां से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए आर्टिकल 9 और 10 को पढ़ते हैं, 10 और 11। देखिए 10 में क्या दिया गया है कि आपको पता है कि नागरिकों का जो अधिकार है नागरिकता को लेकर वो निरंतर कंटिन्यू रहे, लेकिन इसको कंटिन्यू कौन रखेगा, संसद रखेगा। तो ये स्पष्ट कर रहा है कि आप नागरिक हैं तो आपकी नागरिकता कंटिन्यू कौन रखेगा, लगातार कौन रखेगा, संसद। ये 10 स्पष्ट कर रहा है। 11 में आपको यह बताया गया है कि नागरिकता पर संसद की संप्रभुता की शक्ति है, ठीक है, नागरिकता पर संसद की संप्रभुता की शक्ति है। फिर से समझिएगा, मैं बोल रहा हूं कि नागरिकता पर संसद की संप्रभुता की शक्ति है। तो संप्रभुता की शक्ति क्या होती है, संप्रभुता आपको हिंदी वर्ड है, हिंदी वर्ड से लिया गया संप्रभुत्व। संप्रभुत्व का मतलब होता है जो स्वयं का प्रभु हो, जो स्वयं का प्रभु हो, जिसका कोई भी खुदा ना हो। इसका मतलब नागरिकता के संदर्भ में संसद ही खुदा है। इसका मतलब यही तय करेगा कि कौन नागरिक होगा, कौन नागरिक नहीं होगा, कौन तय करेगा, संसद, ठीक है। तो आर्टिकल 11 का इस्तेमाल करके संसद ने आपको एक कानून पास किया, उस कानून का नाम है नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955। तो मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग बताया कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 के तहत हम लोग तो नागरिक है ही नहीं है। हम लोग जो नागरिक हैं वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हैं, क्योंकि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो नागरिकता दिया गया है वो 26 जनवरी 1950 तक के लोगों को दिया गया है। और जो हमको नागरिकता मिला है, मतलब 27 जनवरी 1950 के बाद जिनको नागरिकता मिला है उनको नागरिकता का प्रावधान किसमें दिया गया है, नागरिकता अधिनियम 1955। तो हमारा अगला टॉपिक ये है, लेकिन उससे चलने से पहले एक बार मैं रिवीजन करवाऊं, तब उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत मजे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यह लेक्चर कंप्लीट होगा, ठीक है। क्या क्या बातें याद रखेंगे दोस्तों, भाग 2 में नागरिकता दिया गया है, कहां तक विस्तारित है, 5 से लेकर 11 तक। फिर उसके बाद कोई देश कैसे बनता है, आपको एक क्षेत्र चाहिए, भूमि चाहिए और उसमें आबादी चाहिए। आबादी में देखिए 3 टाइप की आबादी होती है, देशी, विदेशी, अन्य लोग। अन्य लोग में शरणार्थी और अवैध प्रवासी होते हैं। अवैध प्रवासी जो आपकी सीमा में बिना अनुमति के एंट्री कर जाते हैं, और शरणार्थी मतलब पूछ के अनुमति लेते हैं तब एंट्री करते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या है, किसी भी बंदे को भारत का नागरिक होना है तो वो निवास होना चाहिए उसका, और या तो वो पैदा हो, माता पिता पैदा हो, या 5 वर्ष वो इंडिया में रहा हो। कौन से डेट से लेके 26 जनवरी 1950 से। तो इसका मतलब क्या होगा, 26 जनवरी 1945 से इंडिया में रहा है तो नागरिक होगा। और ये नागरिकता प्रावधान जो दिया गया 26 जनवरी 1950 तक के लोगों को दिया गया। 6 में क्या है, ये तो मैंने बता ही दिया कि माता पिता के नागरिकता मुद्दे का विषय नहीं होगा। आपको अनुच्छेद 6 में क्या है कि पाकिस्तान से जो भी लोग इंडिया आए हैं 19 जुलाई 1948 को, इसके बाद जो लोग आए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये दिखाना पड़ेगा कि हम 6 महीने भारत में रहे हैं, तब आपको नागरिकता मिल पाएगी। और उसके बाद जो लोग इस डेट पे या इस डेट के पहले आए हैं वो स्वतः ही नागरिक होंगे, खुद ब खुद नागरिक हो जाएंगे, उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। 7 में क्या है कि जो लोग पाकिस्तान गए बाद में लात घुसा कर इंडिया वापस आ गए, तो इसमें डेट याद रखिएगा कि जो लोग इस डेट पे या इस डेट के पहले आए हैं वो नागरिक होंगे, यहाँ पे नागरिक होंगे। लेकिन जो लोग इसके बाद आए हैं रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, आपको दिखाना पड़ेगा कि 6 महीने आपको इंडिया में रहना। केवल डेट का अंतर है 6 और 7 में। आपको 6 में है आपको 19 जुलाई 1948, 7 में है 1 मार्च 1947। आर्टिकल 8 मूलवंश के लोगों संबंधित है। 9 है स्वैच्छिक त्याग से, और उसके बाद संसद स्पष्ट कर रही है कि अगर आपको कंटिन्यू रखना है नागरिकता तो संसद कानून बनाएगी। और 11 में संसद पे मतलब नागरिकता पर संसद की संप्रभुता की शक्ति है, और इसके तहत कौन सा कानून पास किया है, नागरिकता अधिनियम 1955। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, उससे पहले मैं बार बार संसद का नाम ले रहा हूं, तो आप ये बताइए, आपको ये फिगर दिख रहा है, ये नया संसद है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये किस जगह दिल्ली में है। आप लोग अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं अच्छे से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस जगह दिल्ली में है, और इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, इससे समझ में आएगा कि आप बड़े कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं। आ जाइए,
नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आप देखेंगे तो इसमें आपको नागरिकता पाने के, अर्जन करने के 5 तरीके हैं। पहला आपको जन्म के आधार पर नागरिकता, तो जन्म के आधार पर नागरिकता आप देखेंगे तो जो भी बंदा, इसमें क्या लिखा है, बॉर्न, पैदा हुआ है, कब से कब तक, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के मध्य, जो भी लड़का, देखिए इसमें 5 नागरिकता अधिनियम में 5 तरीके से आप नागरिकता को पा सकते हैं। उसमें से पहला तरीका है जन्म के आधार पे। तो जो भी बंदा इंडिया में, या बंदी, बंदा बंदी जो भी हो, जो भी उसका जेंडर हो, वो इंडिया में पैदा हुआ कौन से डेट से लेकर 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के मध्य, तो वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, यहां पर भी क्या है, माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक नहीं है तो मुद्दे का विषय नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रवांडा कहीं से जाके दबा के बच्चा पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं है, नागरिकता मिल जाएगा। कब से कब तक पैदा करने की अनुमति है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक। तो आप देखते होंगे एक तो नियम ये भी है इंडिया की आबादी बढ़ाने के लिए, जब आपने लिख ही दिया है कि माता पिता कहीं के भी हो, मंगल ग्रह से भी आके बच्चे पैदा कर रहे हैं तो वो नागरिक होगा। बस कंडीशन ये होगी पैदा कर दो इंडिया में। ठीक है, तो ये तो क्लियर बोल रहा है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच बच्चे पैदा हो गए इंडिया में और हॉस्पिटल आपने ले लिया तो निवास की कैटेगरी में आ गए, आप नागरिक होंगे। और कब तक चला, 1987 तक। तो आप सोच सकते हैं इंडिया की पॉपुलेशन दिन दुगुनी चार चौगुनी विकसित हुई, डेवलप की। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार को थोड़ा लेट समझ में आया कि भाई गलती कर दिया हमने, कहीं ना कहीं थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है। अब ये क्या बोलेंगे, ठीक है भैया, जो लोग 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हैं वो माता पिता में से कोई एक को नागरिक बना दो भारत का। ठीक है, क्लियर, कोई एक नागरिक होना चाहिए। मतलब इंडिया, मान लीजिए माता पिता, मैंने शादी कर लिया पाकिस्तान की लड़की से, तो माता या पिता, तो हम तो हिंदुस्तानी है ना, तो बेटे को नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अब चलिए, लेकिन दोनों के दोनों अब विदेशी हैं, दोनों के दोनों पाकिस्तानी हैं, या एक अफगानिस्तान से है, दूसरा इराक से है, अब वो आके इंडिया में बच्चे पैदा करें 1 जुलाई 1987 के बाद, तो वो नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, अब कंडीशन क्या ला दिया कि माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक होने चाहिए। अगला क्या है, जन्म के आधार बोल रहा है कि ठीक है, थोड़ा और इसको सशक्त किया गया। आपको पता है कि भाई जनसंख्या विस्फोट अब होने लगा, पहले तो कोई भी आगे बच्चा पैदा करे 1987 तक हम दे रहे हैं नागरिकता। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 1 जुलाई 1987 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अब तीसरा बोल रहा है भैया बहुत विस्फोट हो गया, आबादी विस्फोट हो गई। तो आबादी विस्फोट हो गई तो यहां पे क्या 3 जनवरी 2004 के बाद बोल देता है कि माता पिता दोनों के दोनों नागरिक होंगे, नहीं तो हम लोग बच्चा पैदा करते करते फाड़ के घुस जाएंगे अरब सागर में। ठीक है, तो इस पे कभी सोचना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कभी कभी गलती ये हो जाती है कि लोगों को प्यार हो जाता है, तो जो भी बच्चे 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं, माता पिता कंपलसरी है कि दोनों के दोनों क्या हो, भारत के नागरिक हों। लेकिन कभी कभी बाउंड्री लोग देखते नहीं है, जैसे सानिया मिर्जा, उनको प्यार हो गया पाकिस्तानी बंदे से। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंटरनेशनल लव करते हैं, मतलब लव का भी लेवल होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो जो लोग भी इंटरनेशनल लेवल पर लव करते हैं तो दिक्कत तो हो गई। क्या दिक्कत हो गई, नागरिकता का दिक्कत हो गई। मैं भारतीय, तुम अफगानिस्तानी, बेटा पैदा हुआ तो क्या समस्या आ जाएगी। तो इस कंडीशन को भारत सरकार ने देखते हुए बोला कि ठीक है यार, इंटरनेशनल लव तो कुछ को होता है ना करोड़ों में, कोई दिक्कत नहीं है। कंपलसरी तो यही रहेगा कि जो बच्चा पैदा हुआ है माता पिता दोनों के दोनों भारतीय होंगे, किंतु इंटरनेशनल लव हो गया तो उसमें से कम एक तो हो, एक तो भारतीय हो किंतु दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अब पाकिस्तान से कोई भगौड़ी लड़की आई और उससे हम बिया कर लिए और बच्चा पैदा हो गया। शरणार्थी से कर सकते हैं। अगर कोई लड़की पाकिस्तान से आई है जो कि शरणार्थी है, उसको अपने देश से भगा दिया गया है, उसने भारत सरकार से शरण लिया है, उसी से निकला शरणार्थी शब्द, तो वो इंडिया में आती है, मैं उससे शादी करता हूं तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो भारत का नागरिक हो सकता है। यहां पे क्यों बोल रहा है कि इंटरनेशनल लव ठीक है, एक्सेप्टेड है, माना जा सकता है, किंतु ऐसी नहीं कि लड़की भगौड़ी है और बिया मैंने किया फिर बच्चा पैदा हुआ तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा गुरु। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आगे देखिए इसका चौथा प्रावधान क्या बोल रहा है, भारत में कार्यरत विदेशी, अगर कोई विदेशी डिप्लोमेट है, अमेरिका का है, ये रशिया का कोई विदेशी डिप्लोमेट काम कर रहा है, विदेशी कार्यरत राजनयिक, वही डिप्लोमेट मैं बोल रहा हूं, तो कार्यरत विदेशी डिप्लोमेट कोई है, राजनयिक है, तो वो क्या कर रहा है, उसका जो बच्चा होगा वो भारत की नागरिकता नहीं ले सकता। प्लस कोई शत्रु देश है, शत्रु देश में कौन आता है, पाकिस्तान आता है, बार बार मैं नाम ले रहा हूं, पाकिस्तानियों के बच्चे भारत की नागरिकता ले सकते हैं क्या, बड़ा मुश्किल है। अगर उसमें डाल दिया गया
इंडिया ने लिस्ट में डाल दिया कि भैया तुम तो शत्रु देश हो, तो वहां पे क्या होगा, शत्रुओं देश के जो शत्रु देश हैं उनके बच्चे भारत की नागरिकता अर्जित नहीं कर सकते। आपको बोला गया है विदेशी जो डिप्लोमेट हैं उनके भी बच्चे भारत की नागरिकता नहीं ले सकते। अब चलिए, ये तो पहला हो गया, जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे लेते हैं। अगला बोला है कि वंश के आधार पर, जो वही भारत के जो खानदान पानदान थूकदान थे, इंडिया से बाहर चले गए मजे मारने के चक्कर में, तो उसमें क्या होगा कि जो विदेश में चले गए खानदान पानदान थूकदान के लोग, उसमें से जो अब भाई इंडिया में तो पैदा नहीं हुआ, अभी तक पहला प्रावधान तो ये बोल रहा था कि वो बंदे जो इंडिया में पैदा हुए उनको नागरिकता कैसे मिलेगी। अब तो ये बोल रहा है कि बाहर जाके जो पैदा हुए हैं तो इंडियन ओरिजिन के है, तो भारतीय मूल वंश के, लेकिन पैदा कहाँ हो रहे हैं, विदेश में। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो बाहर जाके पैदा हो रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है कि भाई साहब 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर के बीच, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर के बीच जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसका पिता भारतीय नागरिक होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा, बहुत इजी है। अगला क्या बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी बंदा 10 दिसंबर 1992 के बाद विदेश में पैदा हुआ है उसमें से माता पिता दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। तो इस ड्यूरेशन से आपको 10 जनवरी 1950 से लेके 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 के बीच जो भी बेबी पैदा हुआ हो विदेश में, उसके पिताजी भारतीय नागरिक होने चाहिए। और जो 10 दिसंबर 1992 के बाद जो बंदा जाके ऑस्ट्रेलिया पैदा हुआ हो, है तो भारतीय मूल वंश का, ऑस्ट्रेलिया पैदा हुआ, तो माता पिता दोनों नागरिक होने चाहिए। तो मतलब भारतीयों को भी छूट दे रखा है, कहीं भी पैदा करो लेकिन तुम लोग भारतीय हो तो नागरिकता मिल जाएगी तुम्हारे बच्चे को। आगे क्या बोल रहा है कि 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद जो भी बंदा आपको विदेश में पैदा हुआ है उसके बाद, ठीक है, जो भी पैदा हुआ है उसके लिए क्या है, जन्म के 1 वर्ष के अंदर या इस अवधि की समाप्ति के बाद, ठीक है, मतलब इस डेट के बाद, तो जन्म हुआ पैदा हुआ उसके 1 साल के अंदर आपको देखिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, या 1 साल से ऊपर हो गया तो केंद्र सरकार से सहमति लेकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो तीसरा वाला क्या बोल रहा है कि जो भी बंदे आपको 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए, इस डेट पे या इस डेट के बाद, तो उनको क्या करवाना पड़ेगा, 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि भाई साहब मेरे मम्मी पापा दोनों क्या हैं, इंडियन है, रजिस्ट्रेशन करवा लो, फ्यूचर में नागरिकता मिल जाएगी। यदि नहीं करवाए हैं तो केंद्र सरकार से अनुमति लेके करवाना पड़ेगा, यदि 1 साल से ऊपर हो गया है। तो ये बात अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो वंश के आधार पे भी हमने पढ़ लिया। अब आइए चलते हैं पंजीकरण के आधार पे। देखिए पंजीकरण के आधार पे आप नागरिकता ले सकते हैं यदि सामान्यतः आप भारत में 7 वर्ष रहे हैं, यहाँ पे 7 वर्ष भारत में रहे हैं तो आप नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन 7 वर्ष हर देशों के लिए नहीं है, जिनका भारत के संग रिश्ते खराब चलते हैं उनके लिए 12 वर्ष है। अभी देखेंगे आगे। तो पंजीकरण के माध्यम से भी कोई भी बंदा 7 साल भारत में रहा है, रजिस्ट्रेशन करवा के आपको क्या है, भारत का नागरिक हो सकता है। कंडीशन ये है अवैध प्रवासी ना हो। बार बार बता चुका अवैध प्रवासी क्या है। चौथा तरीका है नागरिकता पाने का देशीकरण के द्वारा। तो देशीकरण मतलब क्या, ढल जाइए भैया, बल्ले बल्ले करिए। बल्ले बल्ले मतलब क्या कि भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, पहली बात। फिर 12 वर्ष आपको भारत में रहना पड़ेगा देशीकरण के अंतर्गत। 7 साल में आप देशी पहलवान नहीं होंगे, आप 12 वर्ष रहेंगे इंडिया में, तो 12 वर्ष के बाद ही आप इंडियन कल्चर को जान पाएंगे। अवैध प्रवासी ना हो, ये फिर से आ गया। निष्ठा से संविधान का शपथ लें, संविधान के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा और भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। ये देशीकरण के द्वारा आप नागरिकता ले सकते हैं। तो देशीकरण में 12 वर्ष है, पंजीकरण में 7 वर्ष। भूमि विस्तार के आधार पर नागरिकता, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि अर्जित किए गए क्षेत्र, आर्टिकल 1 में अर्जित किए गए क्षेत्र उपहार के तौर पे मिल गए, युद्ध करके मिल गए, या हमने किसी देश को खरीद लिया, किसी भी इलाके को खरीद लिया, विदेशी है, तो वो जो एरिया है जो विदेशी है इंडिया में शामिल हो गया तो उसके लोग भी अपने भाई होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम, सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था बट इंडिया में शामिल हुआ तो भूमि विस्तार हुआ, तो इसके लोग भी क्या हैं, भारत के आपको नागरिक हैं। ठीक है, आ जाइए आगे। तो नागरिकता पाने के तरीकों को हमने समझ लिया, नागरिकता खोने के तरीके को समझ लिया। 3 तरीका होता है। स्वैच्छिक त्याग, किसी ने स्वेच्छा से त्याग दिया, कोई भी इंसान, ठीक है, एडल्ट हो, 18 वर्ष का हो, ठीक है, 18 वर्ष का हो, उसके बाद ये नागरिकता को त्याग दे, होशो हवास में, पागल ना हो, दिवालिया टाइप का, मतलब पागल ना हो, दिवालिया तो अलग होता है, पागल दिमाग से ना हो, दिमाग वमाग काम कर रहा, 18 वर्ष 18 प्लस हो, ये नागरिकता त्याग दे तो ये भारत का नागरिक नहीं रहेगा। और मान लीजिए जो 18 प्लस से ऊपर के लोग हैं, इनका कोई बच्चा है, इनका कोई आपको क्या है, बच्चा है जिसकी एज क्या है, 18 वर्ष से कम है, एज 18 वर्ष से कम है,
तो ये बच्चा क्या भारत का नागरिक रहेगा क्या? आपसे पूछा जाता है कि यदि कोई बंदा भारत की नागरिकता को त्याग देता है जो कि 30 साल का है, तो क्या उसका बच्चा भारत का नागरिक होगा क्या? आंसर इज नो। जब बाप नहीं है नागरिक तो तुम कैसे होगे बे? समझे? तो ये नागरिकता ले सकता है, लेकिन 18 वर्ष से कम की उम्र है तो नागरिकता नहीं ले सकता। नागरिकता कब लेगा? जब ये 18 वर्ष पूर्ण कर लेगा। 18 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता है ना जन्म के आधार पे कि मम्मी पापा नागरिक थे तो आके नागरिकता ले लो। तो आप समझ गए होंगे परित्याग। तो जो भी त्यागेगा वो नागरिक नहीं होगा। आज ये बर्खास्त, देखिए बर्खास्त के अंदर जैसे आप लोग सरकारी नौकरियों में एक कॉमन टर्म सुनते होंगे बर्खास्त, तो अस्थायी तौर पे नागरिकता को खत्म कर देना क्या होता है? बर्खास्त होता है। अस्थायी तौर पे नागरिकता को खत्म कर देना। जैसे आप संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं हैं, आप पता चले कि संवैधानिक पद पे बैठे पड़े हैं, आप गांव के प्रधान हैं और क्या कर रहे हैं, एक स्कूल आपके दायरे में आता है, आप वहां पे टीचरों की संख्या बोल रहे हैं कि तुम लोग अपर कास्ट के हो, जो बावर्ची जो खाना बनाता है वो आपको क्या है, निम्न जाति का है, तो बच्चों को मत खिलाइए, अछूत हो जाएगा। तो तुम संविधान के प्रति निष्ठावान हो गया। तो जो व्यक्ति संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं है, क्या कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जा सकता है, मतलब अस्थायी तौर पे टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये आपको बोला है बर्खास्त। वंचित, वंचित मतलब किसी की नागरिकता को स्थायी तौर पे हटा देना। किसी की नागरिकता को स्थायी तौर पे हटा देना। कब हटाएंगे? जब पता चला कि वो बंदा क्या निकल जा रहा है, टेररिस्ट। अगला क्या है, नागरिकता कैसे पाया है? फर्जी तरीके से। अगला क्या कर रहा है, दुश्मन देश का साथ दे रहा है, कोई देश आपका शत्रु है उसका साथ दे रहा है, तो इस कंडीशन में आपकी नागरिकता हमेशा के लिए रफा दफा हो जाएगी। गद्दार है, गद्दार है तब भी नागरिकता आपको क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये 3 तरीके आपको हैं नागरिकता को खोने के। ठीक है, अब चलिए चलते अगले स्लाइड पे। तो हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ लिया, 5 से 11 नागरिकता अधिनियम पढ़ लिए हैं। आपको 5 तरीके थे खोने के, 3 तरीके, सॉरी 5 तरीके थे पाने के, 3 तरीके हैं नागरिकता खोने के। अब चलते आगे। देखिए वैसे भारत में तो आपको क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये कई जगह आपको पूछा गया, भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये आपको पता होना चाहिए। और नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। लेकिन आपको जैसे 2 कार्ड होल्डर होते हैं, PIO कार्ड होल्डर और OCI कार्ड होल्डर, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसे कार्ड होल्डर होते हैं, जैसे आपको देखते होंगे कई बार आपको लगता होगा कि भाई राहुल गांधी 2 देशों की नागरिकता लिए हैं, आपको भारत के और इटली की। अक्षय कुमार मतदान क्यों नहीं कर पाया, है ना, तो आपको कनाडा की भी नागरिकता लिया, इंडिया के भी। तो क्या ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या? देखिए ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है। जो भारत की नागरिकता की बात करता है, एकल नागरिकता की, ये देश के अंदर है, देश के अंदर है। लेकिन क्या हम दोहरी नागरिकता ले सकते हैं? यस, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन इंडिया का परमानेंट होगा, दूसरे देश का अस्थायी होगा। मतलब परमानेंट नहीं, आप लेने के प्रोसेस में हैं, तो उस कंडीशन में आपको 2 कार्ड होल्डर आते हैं, मतलब पासपोर्ट आते हैं। एक तो होता है OCI, दूसरा होता है PIO कार्ड होल्डर। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेटर होते हैं तो बहुत से लोग विदेशों में जाके रहना चाहते हैं, लेकिन अपने देश भारत को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ओरिजिनल संविधान में ये प्रावधान तो नहीं था कि भाई क्या 2 देशों के बीच हम कुछ नागरिकता का जुगाड़ बना सकते हैं क्या, तो ऐसा ओरिजिनल संविधान में प्रावधान नहीं था। लेकिन इसको सोचते हुए भारत सरकार ने 1998 में LM सिंघवी समिति बनाई। इस समिति के माध्यम से क्या किया गया, 2002 में, यहाँ पे 2002 में PIO कार्ड होल्डर बनाया गया। PI मतलब क्या, पर्सन्स, मतलब व्यक्ति ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसे व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन विदेशों में रहते हैं, ना तो वो अमेरिका छोड़ना चाहते हैं ना इंडिया छोड़ना चाहते हैं, तो उनको कोई ऐसे कार्ड होल्डर मिल सकता है क्या, जिसके माध्यम से वो क्या हो, भारतीय नागरिकता को भी मेंटेन करके रख सकें, एक आपको टेम्पररी तौर पे, और विदेशों की नागरिकता को भी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्या पूछेगा कि LM सिंघवी समिति के आधार पे PIO कार्ड होल्डर कब आया, 2002 में। ठीक ऐसा ही कार्ड होल्डर एक और आया, OCI, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज मतलब समुद्र पार करके विदेश में जाना। ठीक है, कोई भी इंडियन समुद्र पार करके कहाँ चला गया, विदेश में। तो OCI कार्ड कब लाया गया, 2005 में। PIO कार्ड कब लाया गया, 2002 में। कौन सी समिति के माध्यम से, LM सिंघवी समिति कब आया, 1998 में। बट ये दोनों कार्ड एक ही टाइप की बात करते हैं, तो PIO को किस में मिला दिया गया, OCI में। तो वर्तमान में 2015 के बाद एक ही कार्ड है, वो है OCI कार्ड होल्डर। ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो इन पे कुछ पाबंदियां भी है, प्रतिबंध भी है कि भाई आप 2 देशों की मजा मार रहे हो, इंडिया में भी एंजॉय कर रहे हो और विदेशों का भी एंजॉय कर रहे हो, तो इन पे कुछ पाबंदियां हैं।
जैसे कई लोग पूछते हैं भाई अक्षय कुमार से लोगों ने पूछा कि भाई अक्षय कुमार तुम मतदान क्यों नहीं कर पाए, तो बंदे ने डबल डबल नागरिकता ली थी तो कनाडा का छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है, तो अक्षय कुमार के पास था ओसीआई कार्ड, तो यहाँ पे भारत में क्या है, वो मतदान नहीं कर सकते ऐसे बंदे, ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास ओसीआई कार्ड है, तो आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, भारत में मतदान नहीं कर सकते हैं, संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकते हैं। और जमीन खरीदने के संदर्भ में भी क्या है, आपको बहुत सारी पाबंदियां हैं, इस बात को भी आपको नोट में रखना है। तो ये सब क्या है, लिमिटेशन है इसकी, अगर आपके पास ओसीआई कार्ड होल्डर है तो। अब आ जाइए 2019 जो नागरिकता अधिनियम आपको आया था, ये लेटेस्ट है, यहाँ से एग्जाम में पूछने के चांसेस आपको बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से बहुत सारे प्रावधान आपको ऐड किए गए नागरिकता में। तो हम लोग एक बार रफली देख सकते हैं, जैसे मैंने बार बार आपको पढ़ाया अवैध प्रवासी, तो आप खुद बता सकते हैं कि क्या अभी तक जब से संविधान बना है अवैध प्रवासी को नागरिकता मिला है क्या, नहीं। तो ये भी क्या बोलेगा, अवैध प्रवासी को नागरिकता नहीं मिलेगा। अवैध प्रवासी क्या होते हैं, ये आगे का 2 पॉइंट आपको स्पष्ट करता है। अवैध प्रवासी किसे कहते हैं, बिना पासपोर्ट के इंडिया में रह रहा है, दस्तावेज उसके पास बिना पासपोर्ट या दस्तावेज नहीं है, मतलब कहां से आया, क्या है, भाई तुम क्या हो, आइडेंटिफिकेशन तो दो, आतंकवादी भी तो हो सकते हो। तो बिना पासपोर्ट के या बिना दस्तावेज के कोई भी बंदा भारत में रह रहा है तो वो अवैध प्रवासी होगा। प्लस मान लीजिए अवैध प्रवासी के तौर पे पकड़ा गया एक रोहिंग्या पकड़े गए, तो उनको एक लिमिटेशन दिया गया कि भैया 2 साल का टाइम दे रहे हैं, भारत सरकार ने 2 साल का टाइम दिया कि इंडिया से आप चले जाइए जहां से आए हैं, आप अवैध प्रवासी हैं, आपके पास ना तो डॉक्यूमेंट है ना पासपोर्ट है, आप किस देश के, हम किस बिहाफ पे आपको रखें। तो भारत सरकार ने बोला कि आप चले जाइए, लेकिन एक लिमिट दिया गया, एक समय दिया गया, तो अगर वो नहीं जाते हैं तब भी क्या होंगे, वो अवैध प्रवासी हैं। तो मतलब सीमित समय से परे वो भारत में रह रहे हैं तब भी क्या होगा, अवैध प्रवासी होगा। आ जाइए अगला आपको क्या है, एनआरसी बिल जो आपको 2019 में आया था, उसके संदर्भ में क्या है कि जो भी बंदा 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले 3 देशों से, कौन से 3 देश, आपको अफगानिस्तान, ठीक है, 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले जो भी आपको बंदे, इसमें बंदों का नाम देगा, कौन कौन से बंदे, 3 देशों से, पहले 3 देश याद रखिएगा आप, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है। वो बंदे कौन कौन से हैं, वो बंदे हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मतलब इस समुदाय से, बात समझिएगा, जो भी लोग आपको अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, कौन से समुदाय से, हिंदू समुदाय से, सिख समुदाय से, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। तो हिंदू का ही ओरिजिन कौन है, सिख, बौद्ध, जैन, यहां तक याद रहेगा, पारसी, ईसाई याद कर लीजिएगा। तो जो लोग इस समुदाय से बिलोंग करते हैं और 3 देशों से आए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, कौन से डेट से पहले, 31 दिसंबर 2014 या इससे पहले, तो वो क्या होंगे, अवैध प्रवासी के कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो यहां पे बात याद रखिएगा स्पेशली कि यहां पे मुस्लिम को नहीं शामिल किया गया है। मुस्लिम को क्यों नहीं शामिल किया गया है, इस पे मैं आपको कभी एक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे वीडियो बना के बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के हिसाब से मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तब तक आपको एक छोटा सा बस ये है कि आप ये समझिए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये मुस्लिम बाहुल्य देश है, पहले से ही मुस्लिम बाहुल्य देश है, और अपने देश में मुस्लिम माइनॉरिटी में है तो उनको प्रोटेक्शन ऑलरेडी है, उनको प्रोटेक्शन है। तो ये जब खुद बहुसंख्यक में है तो उनको सुरक्षा तो वहाँ पे है। बट ये देखेंगे चाहे हिंदू हो, सिख हो, बुद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो, ये उनके देश में माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक में, तो इनको खतरा है, इस वजह से ये आपको नागरिकता दे रहे हैं। तो ये अलग ग्राउंड हो सकता है, बट ये देखेंगे सही है कि नहीं, कि मुस्लिम को बाहर रखा है नागरिकता बिल से। 3 देशों से अगर मुसलमान आते तो आप नागरिकता नहीं देंगे, ठीक है, आप अवैध प्रवासी इनको मानेंगे, देखेंगे। ऐसा नहीं कि इनको नागरिकता नहीं मिलेगा, कंडीशन इनको 12 साल वाले में चल जाएगा। जैसे कोई मुस्लिम अगर आता है आपको अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, तो उसको 12 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, तब नागरिकता मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई इन 3 देशों से आते हैं उनको नागरिकता मिलेगा, लेकिन उनके लिए थोड़ा रिलैक्स है, आसान प्रावधान है। आसान प्रावधान क्या है कि आपको बोल रहा है कि इन समूहों के लिए जो भारत में 11 वर्ष रहना अनिवार्य था उसको घटा के 5 वर्ष कर दिया गया, ये चीज़ है। तो आपको ये नहीं बोल रहा है कि मुसलमान को आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन इन 3 देशों से अगर मुस्लिम आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा नियम आपको टाइट है। टाइट मतलब कि मुस्लिम अगर आते हैं तो 11 वर्ष रहना पड़ेगा, जबकि इन 3 देशों से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई आते हैं तो इनको क्या, आपको 5 वर्ष रहना पड़ेगा। ये आपको संशोधन किया है अधिनियम 2019 में। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या है, अवैध प्रवासी से संबंधित प्रावधान जो ये है आपको कि जो
2011 वाला जो 2019 वाला जो नियम अवैध प्रवासी वाला कि ये वाले अवैध प्रवासी से संबंधित जो प्रावधान है इन क्षेत्रों पे लागू नहीं होते। वो क्षेत्र कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा वाले जो आदिवासी क्षेत्र हैं यहाँ पे लागू नहीं होंगे। तो आप ये बताइए जो आदिवासी क्षेत्र हैं कौन कौन से राज्य में? असम, मेघालय, त्रिपुरा, 3 राज्य में है। ये कौन से अनुसूची के अंतर्गत आता है? 5 में। तो यहाँ पर अवैध प्रवासी वाले नियम लागू नहीं होते हैं, नहीं लागू होते हैं। रीजन बिंग इसके आसपास के देखेंगे इलाके तो आपको क्या पड़ जाते हैं? आपको इधर नीचे के साइड बांग्लादेश पड़ जाता है, बाकी उधर जाएंगे तो आपको ठीक है। तो यहाँ पे अगर आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा में तो यहाँ पे जो आदिवासी क्षेत्र है यहाँ पर आपको ये लागू नहीं होता अवैध प्रवासी का प्रावधान। उसके बाद चलिए आपको जब बंगाल पूर्वी सीमा विनियम, ठीक है, नियमन, तो बंगाल पूर्वी सीमा नियमन जो 1873 का है ये कहाँ कहाँ लागू होता है? मतलब यहाँ पे पूर्वी सीमा का क्या किया गया है? डिसाइड किया गया है कि पूर्वी सीमा क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है। इनके इनर लाइन में, इनर लाइन क्या होता है मैं आपको एक अलग से वीडियो में समझाऊंगा। तो यहाँ पे इतनी बातें याद रखिएगा नागरिकता के अंतर्गत कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के इनर लाइन पे आपको ये अवैध प्रवासी के नियम लागू नहीं होते हैं। अब जो OCI कार्ड होल्डर है इसको ये क्या रद्द हो सकता है क्या? जिन्होंने भारत में OCI कार्ड होल्डर लिया है क्या ये रद्द हो सकता है क्या? यस, ऑफकोर्स रद्द हो सकता है। यदि उसने इस कार्ड होल्डर को फर्जी तरीके से पाया हो तो रद्द हो सकता है। आगे क्या बोल रहा है कि पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर OCI को 2 वर्ष या अधिक की कारावास की सजा ना हुई हो। यदि 2 या 2 से ज़्यादा सालों की उसको सजा सुनाई गई है तब भी उसका OCI कार्ड आपको कैंसिल हो जाएगा। भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए क्या हो? खतरा हो, तब भी उसके OCI कार्ड आपको क्या होंगे? टर्मिनेट हो जाएंगे। या किसी अन्य कानून का उसने क्या किया हो? उल्लंघन किया हो। तो इनके लिए पाबंदियां भी बहुत हैं। फर्जी तरीके से OCI कार्ड को पाए हैं, आपको 2 या 2 से ज़्यादा सालों के लिए सजा पाए हैं, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा के लिए खतरा है, तो इनके क्या किया जाएगा? OCI कार्ड होल्डर को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। या अन्य कानून का ये उल्लंघन करते हैं। लास्ट आपको पॉइंट है कि OCI पंजीकरण रद्द करने से पहले यदि जिसका है OCI तो उसको सुनवाई करने का मौका देंगे। जब उसका OCI कार्ड होल्डर रद्द करेंगे तो उसको भी सुनवाई करने का मौका देंगे। वो भी तो अपनी बात रखेगा कि साहब फर्जी नहीं है, ओरिजिनल है, गलती किसी और की थी, ठीक है। तो ये इसमें आपको बातें देखने को मिलती हैं। तो इसमें देखिए हमने इसको पढ़ लिया है। अब एक बार जाने से पहले, वीडियो खत्म करने से पहले देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिवीजन यदि आप नहीं करते हैं, मैं आपको केवल बता के चला आया, मैंने बता दिया, उसके बाद लास्ट के 5 मिनट की वीडियो आप नहीं देखते हैं तो मेरा जो 1 घंटा 35 मिनट या 40 मिनट जो भी पढ़ा रहा हूं सबका सब बेकार है। क्योंकि लास्ट के 5 मिनट आप रिवीजन करते हैं तो आपकी जो रिटेनिंग पावर है, जो चीज़ मैंने पढ़ाया है उसको दिमाग में डालने की जो क्षमता है 30% ज़्यादा आपको बढ़ जाती है। तो लास्ट में जो 5 मिनट रिवीजन का है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आइए आज के दिन हम लोगों ने क्या देखा? आज के दिन हम लोगों ने देखा कि जो नागरिकता का प्रावधान है ये भाग 2 में दिया गया है। कहां से कहां तक विस्तारित है? 5 से लेकर 11 तक। PCS 2020 में पूछ चुका है ये प्रश्न। उसके बाद देश कैसे बनता है? देश आपको बनता है क्षेत्र और आबादी को मिलाकर। तो क्षेत्र के बारे में, भारत के क्षेत्र के बारे में भाग 1 में पढ़ चुके हैं। आबादी के बारे में हमको पढ़ना है। तो आबादी में मैंने बता दिया कि आबादी 3 टाइप की होती है, देशी, विदेशी, अन्य। अन्य में अवैध प्रवासी आते हैं, शरणार्थी आते। शरणार्थी मतलब क्या कि सरल लेकर आए हैं, भाग कर आए हैं, लेकिन परमिशन इन्होंने लिया है, सरल लिया है। अवैध प्रवासी बिना पूछे ही इंडिया में घुस गए हैं। अगला आइए, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत किसी को नागरिकता चाहिए तो वो निवास करता हो, या तो भारत में पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स पैदा हुए हैं, भारत में 5 साल आपको रहा है। कौन से डेट से? 26 जनवरी 1950 से पहले। मतलब कौन सा डेट? 26 जनवरी 1945 से भारत में रहा हो तो भारत का नागरिक होगा। और अनुच्छेद 5 ये भी बोलता है कि ये नागरिकता का जो प्रावधान है आपको 5 से 11 के बीच, ये सिर्फ 26 जनवरी 1950 तक के लोगों के लिए है। चलते आगे, जो बच्चे पैदा होते हैं आपको 26 जनवरी 1950 से पहले माता पिता की नागरिकता मुद्दे का विषय नहीं होगा। युगांडा का लौंडा आपको रवांडा की लड़के के संग शादी करता है, बच्चा पैदा हो जाता पांडा। कौन से डेट से पहले? 26 जनवरी 1950 से पहले। तो ये भारत का नागरिक होगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद जो 6 है, आर्टिकल 6, इसमें क्या बोलता है कि कोई भी बंदा पाकिस्तान से भारत आया है, कौन से डेट से पहले? 19 जुलाई 1948 पे या इसके पहले, तो भारत का नागरिक होगा। इसके बाद आता है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि 6 महीने वो भारत में रहा है। अगला आपको है कि आर्टिकल 7 के अंतर्गत जो भी बंदे पाकिस्तान से, इंडिया से कहाँ गए? पाकिस्तान, और पाकिस्तान से लात घुसे खाकर इंडिया वापस आ गए, कौन से डेट में?
21 मार्च 1947 के बाद आए हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, 6 महीने भारत में दिखाना पड़ेगा। इस डेट पे या इस डेट के पहले आए हैं तो स्वतः ही वो भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे। 8 आपको मूल वंश के लोगों से संबंधित है, 9 जो है स्वैच्छिक त्याग से है, 10 आपको ये बता रहा है कि अगर आपको नागरिकता कंटिन्यू रखनी है तो संसद उस पर कानून बनाएगा। 11 में क्या है, संप्रभुता की शक्ति दी गई है नागरिकता पर संसद की। इसी के अंतर्गत आपको एक कानून पास हुआ है, नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें ये बता दिए भाई साहब, देखूंगा मैं आंसर दिया कि नहीं आप लोगों ने। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत जन्म के आधार पर नागरिकता पाने के तरीके क्या हैं, इसमें कई सारे नियम हैं, 4 नियम पढ़ते हैं हम लोग। पहला बंदा जो पैदा हुआ है कौन से डेट के बीच, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच पैदा हुआ है तो माता पिता किसी भी देश के हों, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, नागरिकता ले सकता है। उसके बाद दूसरा आपको आता है कि अगर बच्चा पैदा हुआ है 1 जुलाई 1987 के बाद तो माता पिता में से कोई एक आपको नागरिक होना चाहिए। यही कंडीशन आ जाती है कि बच्चा अगर आपको 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है तो माता पिता दोनों के दोनों ही नागरिक होने चाहिए। ठीक है, देखिए 87 वाले में क्या बोल रहा है कि एक होने चाहिए और 3 दिसंबर 2004 के बाद दोनों होने चाहिए, बट कोई अवैध प्रवासी ना हो। देखिए जो डिप्लोमेट होंगे, विदेशी डिप्लोमेट और शत्रु देश के, उनके बच्चे आपको भारत की नागरिकता अर्जित नहीं कर सकते हैं जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वंश के आधार पे क्या है कि बच्चा अब इंडिया में ना पैदा होकर कहाँ पैदा हो रहा है, विदेश में। तो जो भी बच्चा विदेश में पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच, उसका जो पिता होना चाहिए पप्पा, ठीक है, पापा जो होने चाहिए वो भारत के नागरिक होने चाहिए। अगला प्रावधान क्या है कि 10 दिसंबर 1992 के बाद माता पिता दोनों को कंपलसरी कर दिया कि बेटा विदेश में पैदा किए हो तो भारत के नागरिक रहो। अगला क्या बोल रहा है कि 3 दिसंबर 2004 या इसके बाद भी जो भी बच्चे पैदा हुए विदेश में तो पैदा होने के संग जो भी इस डेट या इस डेट के बाद पैदा हुए हों उनको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं तो बाद में भारत सरकार से अनुमति लेकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आ जाइए आगे। पंजीकरण के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, भारत के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि 7 वर्ष आपको भारत में रहना पड़ेगा, अवैध प्रवासी ना हो। देशीकरण के माध्यम से भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है, अनुसूची 8 के अंतर्गत 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आनी चाहिए, 12 वर्ष आप इंडिया में रहे हो, अवैध प्रवासी ना हो, संविधान के प्रति निष्ठा हो, भारतीय संस्कृति से प्यार हो। फिर भूमि विस्तार के अंतर्गत कोई भी ऐसा इलाका जो इंडिया का पार्ट नहीं है, अगर वो इंडिया में शामिल होता है तो वहां के लोगों को नागरिकता भारत देगा। ठीक है, अगला क्या है, भारत की नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके हैं। परित्याग, अगर आपने नागरिकता त्याग दी तो भारत भी आपको त्याग देगा। और 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, उनका दिमाग माइंड अच्छे से काम कर रहा है तो उनका जो बच्चा होगा जो कि आपको क्या है वयस्क नहीं हुआ है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम की है, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। बर्खास्त मतलब अस्थायी तौर पर नागरिकता आपको समाप्त कर दिया जाएगा, इसमें यदि आप संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रखते। वंचित मतलब स्थायी तौर पे, स्थायी तौर पर नागरिकता कब खत्म होगी, यदि आप टेररिस्ट निकल जाते हैं, फर्जी तरीके से पाए रहते हैं नागरिकता, शत्रु देशों की मदद करते हैं या देश के गद्दार होते हैं। ठीक है, अगला आपको क्या है, एकल नागरिकता के संदर्भ में आपको पता है कि भारत के अंदर एकल नागरिकता है और नागरिकता का प्रावधान आपको लिया गया है ब्रिटेन से। एलएम सिंघवी समिति आई, इनके माध्यम से 2002 में PIO पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर की योजना शुरू की गई। ठीक ऐसे ही एक और कार्ड होल्डर जिसका नाम है OCI आपको 2005 में स्टार्ट किया गया, लेकिन 2015 में PIO को OCI में क्या किया गया, मिला दिया गया। OCI पे कुछ प्रतिबंध हैं, मतदान नहीं कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते, संवैधानिक पद पे नहीं बैठ सकते, जमीन खरीदने से संबंधित क्या है, लिमिटेशन है। खरीद सकते हैं बट कुछ लिमिटेशन है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत क्या है, अवैध प्रवासियों को नागरिकता नहीं मिलेगी। अवैध प्रवासी कौन कौन है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, दस्तावेज नहीं है या एक लिमिट समय से परे भारत में रह रहे हैं बिना अनुमति के। आगे क्या है, 31 दिसंबर 2014 या इससे पहले आपको हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई इस समुदाय से जो भी लोग 3 देशों से आपको अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान इससे आए हैं तो उनको अवैध प्रवासी की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद इन लोगों को जो आपको हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, ईसाई हैं, इनके लिए जो भारत में रहने की अनिवार्यता थी 11 वर्ष से घटाकर आपको 5 वर्ष कर दिया गया है इन 3 देशों के लिए, और सबके लिए नहीं, जबकि मुसलमानों के लिए अभी भी आपको 11 वर्ष है। आज ये आगे अगला आपको क्या बोल रहा है कि जो अवैध प्रवासी के जो नियम है ये आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। अनुसूची 5 के अंतर्गत आपको एक कानून है जिसका नाम है बंगाल पूर्वी सीमा नियमन कानून। इसके अंतर्गत जो भी अधिसूचित क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश जैसे हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड, इनके इनर लाइन पे आपको अवैध प्रवासी के नियम लागू नहीं होते। उसके बाद OCI कार्ड होल्डर आपको रद्द किया जा सकता है यदि OCI कार्ड फर्जी तरीके से पाया गया है, और उसके बाद पंजीकरण आपने किया है OCI का तो उसके 5 वर्ष के भीतर ही आपको 2 या उससे ज़्यादा अधिक वर्षों की सजा मिली है।
आप यदि देश की संप्रभुता एकता के लिए खतरा है तब भी आपके ओसीआई कार्ड होल्डर को छीन लिया जाएगा। किसी अन्य कानून का आपने उल्लंघन किया तब भी आपका जो ओसीआई कार्ड होल्डर है उसको छीन लिया जाएगा। लेकिन ओसीआई कार्ड होल्डर रद्द करने से पहले जिसका ओसीआई कार्ड होल्डर की बातों को सुनेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखिए, मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको एक वीडियो ही लेकर आऊंगा एक चैप्टर पे। अभी तक तो मैंने पहले पार्ट में क्या किया, जो इसके पहले का चैप्टर था, जो भाग 1 और इससे संबंधित जो राज्य थे, मैंने 2 वीडियो लेकर आया। तो 2 वीडियो में मैंने, ठीक है लंबा चल जाए, तो 2 वीडियो में मैंने आपको क्या किया, भाग 1 को कंप्लीट किया। लेकिन अब मैं एक वीडियो लेके आऊंगा और एक वीडियो में ही इंटायर चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जैसे ये नागरिकता का लेकर आया तो एक वीडियो में नागरिकता खत्म। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा, हो सके 1-2 दिन लेट आए, लेकिन जब भी अगला वीडियो आएगा, अगले वीडियो में मैं आपको मौलिक अधिकार कंप्लीट करा दूंगा। टोटल हो सके 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे का वीडियो जाए, लेकिन 1 राउंड एक सिटिंग में आप बैठेंगे 2-2.5 घंटे में आपका पूरा का पूरा मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हर एंगल पे मैं पूरी की पूरी उसकी सेवा को समाप्त कर दूंगा। ये बात याद रखिएगा और आप जाकर पढ़िए भाग 1 और भाग 2। अगर मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर से आपके प्रश्न नहीं निकलते हैं तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स वाले लेक्चर में। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।